नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार क्रिस्टल में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा समाहित होती है और साधारण मार्शल आर्टिस्टों को इसे अवशोषित करने से पहले सावधानीपूर्वक तैयारी करनी पड़ती है और अपनी अवस्था को इष्टतम स्तर पर समायोजित करना पड़ता है। यहां तक कि इसे अवशोषित करने के बाद भी उनके दांतियान द्वारा ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण करने से पहले उन्हें पाचन की अवधि की आवश्यकता होती है। लेकिन लक्ष्य को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके भीतर मौजूद डार्क स्टार की वजह से उसका डांटियन स्वाभाविक रूप से औसत से अधिक शक्तिशाली था। भले ही वो ऊर्जा को तुरंत अवशोषित न कर पाए, लेकिन वो ऊर्जा डार्क स्टार के भीतर समाहित होकर धीरे धीरे बाहर की ओर फैल सकती थी। कम से कम 3 स्टार क्रिस्टल से निकलने वाली ऊर्जा वास्तव में लक्ष्य के लिए कोई चुनौती पेश नहीं कर सकती थी। 1 घंटे बाद तीनों स्टार क्रिस्टल गायब हो गए और उनकी सारी ऊर्जा लक्ष्य के डांटियन में समाहित हो गई। डांटियन ची ऊर्जा में वृद्धि हुई, फिर कमी आई, फिर वृद्धि हुई, फिर कमी आई। कई बार ऐसा होने के बाद अंततः ये शांत हो गई। दूसरों के अनुसार डांटियन ची को संपीड़ित करना शुरुआत में आसान होता है और बाद में कठिन हो जाता है। संपीड़न के पहले स्तर को पूरा करने के लिए 10 स्टार क्रिस्टल पर्याप्त है। दूसरे स्तर के लिए 30, तीसरे के लिए 50, चौथे के लिए 80 और पांचवें के लिए 100 की आवश्यकता होती है। मैंने पहले ही 4 स्टार क्रिस्टल अवशोषित कर लिए हैं, जिसका अर्थ है कि मैं संपीड़न के पहले स्तर के लगभग आधे रास्ते पर हूं। केवल 6 और स्टार क्रिस्टल के साथ मैं पहला स्तर पूरा कर सकता हूं। इसके अलावा क्योंकि मेरे पास डार्क स्टार है, इसलिए मेरी डांटियन ची दूसरों से अलग है। जब तक मैं इसे सक्रिय रूप से प्रकट नहीं करता, दूसरों के लिए मेरे वास्तविक क्षेत्र को समझना मुश्किल होगा। इसलिए मैं बिना किसी चिंता के ऊर्जा को अवशोषित कर सकता हूं। कहा जाता है कि डांटियन ची को 10 गुना संपीड़ित करने के लिए न केवल असाधारण मार्शल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि 1000 स्टार क्रिस्टल की भी आवश्यकता होती है। ये एक अकल्पनीय उपलब्धि है और कोई यह भी नहीं जानता कि ये किंवदंती सच है या नहीं, लेकिन मैं इसे आजमाने का इरादा रखता हूं। अवशोषण पूरा करने के बाद लक्ष्य खड़ा हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसका दांतियान वाकई बहुत मजबूत हो गया है और उसका मनोबल बढ़ गया है। वो फिर से अपनी ढाल पर चढ़ा और टीले के पूर्वी किनारे की ओर चल पड़ा। चूंकि रात में आसपास कोई नहीं होता था, इसलिए लक्ष्य बिना किसी चिंता के फसल काट सकता था। टीले का पूर्वी क्षेत्र थोड़ा बड़ा था, इसलिए उस पर विक्रम की टीम का एकाधिकार था और किसी और को उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। उस टीले को देखने पर उस पर 8 तारा क्रिस्टल टिमटिमा रहे थे, जिनमें से 5 तारा क्रिस्टल थे। इस बार मैं 4 लूंगा। हमेशा की तरह उन्हें 1 देना ठीक रहेगा। लक्ष्य फिर से निकल पड़ा। उसका एकमात्र लक्ष्य भाग निकलना था, इसलिए उसने मधुमक्खियों को मारने से परहेज किया। कहीं ऐसा न हो कि अगले दिन बहुत सारी मधुमक्खियों के शव मिल जाएं। इन परिस्थितियों में और उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य मार्शल आर्टिस्टों की अनुपस्थिति में स्वाभाविक रूप से कोई भयंकर लड़ाई नहीं हुई। अपनी मानसिक ऊर्जा ढाल और तरल धातु के कवच से सुरक्षित होने के कारण लक्ष्य को ज्यादा खतरा नहीं था। एक रोमांचकारी लेकिन सुरक्षित साहसिक यात्रा के बाद लक्ष्य पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर लौट आया। 4 क्रिस्टल। हा, सिर्फ एक रात में मैंने 7 स्टार क्रिस्टल हासिल कर लिए हैं। इस रफ्तार से तो संपीड़न अब कोई समस्या नहीं रहेगी। लक्ष्य पत्तों के नीचे लौट आई और नए प्राप्त किए गए स्टार क्रिस्टल को अवशोषित करने लगी। इस बार ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए। अब तक वो 8 स्टार क्रिस्टल को अवशोषित कर चुका था,
जिससे उसे संपीड़न के पहले स्तर को पूरा करने के लिए केवल 2 क्रिस्टल की कमी रह गई थी। उसने टीले पर एक नजर डाली और देखा कि पश्चिम की ओर एक और तारा क्रिस्टल प्रकट हो गया है। लेकिन लक्ष्य ने इस बार उसे न लेने का फैसला किया। एक साथ बहुत सारे लेने से सबका ध्यान आकर्षित हो जाता। अपनी ढाल पर कदम रखते हुए वो वापस पेड़ के खोखले तने में उड़ गया। जब वो वहां पहुंचा तो चेतन पहले से ही जाग चुकी थी और ध्यान कर रही थी। आदर्श, आप कहाँ चले गए थे? चेतन कभी कभी लक्ष्य को अपना आदर्श कहकर पुकारता था। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर के लिए खेती करने बाहर गया था। चेतन ने आगे कुछ नहीं पूछा और अपना अभ्यास जारी रखा। अभ्यास मार्शल आर्टिस्टों के लिए एक सामान्य गतिविधि थी और इसमें सबसे अधिक समय लगता था। लक्ष्य ने भी कुछ देर ध्यान किया, जिससे उनके डांटियन ची में नई डाली गई ऊर्जा स्थिर हो गई और पूरी तरह से उनकी अपनी शक्ति में परिवर्तित हो गई। जब तक उन्होंने साधना समाप्त की, तब तक भोर हो चुकी थी और मार्शल आर्टिस्ट पेड़ों के खोखले तनों से बाहर निकलने लगे थे। आह! एक और खूबसूरत दिन की शुरुआत। मुझे आज कड़ी मेहनत करनी होगी और स्टार क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। 5 और मिल जाएं तो मैं 3 गुना संपीड़न हासिल कर सकता हूं। आप भाग्यशाली हैं। मुझे अभी भी 2 गुना संपीड़न प्राप्त करने के लिए 18 क्रिस्टल की आवश्यकता है। हे, फिर भी अच्छा है। कम से कम तुम्हारे पास एक लक्ष्य तो है। मैं 5 गुना संपीड़न का लक्ष्य रखना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए 100 स्टार क्रिस्टल चाहिए। इस साल तो शायद मैं इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। मुझे नहीं पता मैं कभी तुम्हारे स्तर तक पहुंच पाऊंगा। मैं पहले ही 27 साल का हो चुका हूं। 29 साल का होने तक, चाहे मैं किसी भी स्तर पर रहूं, मुझे युद्ध के देवता के स्तर तक पहुंचना होगा और तारा फल के पेड़ को छोड़ना होगा। मैं कई सालों से घर नहीं गया हूं। अगर मैं जल्द वापस नहीं गया तो मेरा परिवार मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। घर में ऐसा क्या खास है? अभी मैं सबसे ज्यादा यही जानना चाहता हूं कि मेरी सीमा कहां तक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझ में 5 गुना संपीड़न करने की क्षमता है। अगर है, तो बाहर जाकर गॉड ऑफ वॉर तक पहुंचने से मैं एक जबरदस्त विशेषज्ञ बन जाऊंगा। बिल्कुल सही। बाहर ऐसा कौन सा सच्चा विशेषज्ञ है जो ईश्वर के जनरल ट्रेनिंग कैंप से नहीं निकला है? जो लोग डांटिन ची संपीड़न को पूरा नहीं कर सकते, वे तो बस नौसिखिए हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। मैंने बहुत पहले सुना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास डांटिन संपीड़न के लिए गोलियां थी, लेकिन वे बहुत महंगी थी और हम जैसे हारने वाले लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे। मुझे पता है, लेकिन गोलियों के जरिए संपीड़न और स्टार क्रिस्टल के जरिए संपीड़न एक जैसे नहीं होते। वे घटिया उत्पाद है जिनकी क्षमता सीमित है। हमारा उत्पाद पूरी तरह प्राकृतिक है। केवल गॉड जनरल ट्रेनिंग कैंप के प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट ही असली मानक है। चेतन और उसका समूह आ रहा है। चलो कुछ खा लेते हैं और फिर चलते हैं। जब बातचीत कर रहे मार्शल आर्टिस्टों ने चेतन, लक्ष्य और मीरा को पास आते देखा तो उन सभी ने वहां से चले जाने का फैसला किया। इस तिकड़ी में लक्ष्य एक बाहरी व्यक्ति था और चेतन के कारण उसने काफी लोगों को नाराज कर दिया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता था। मीरा पश्चिम की तीसरी टीम से थी, लेकिन उसे निकाल दिया गया था। उसे टीम में शामिल करके लक्ष्य ने स्वाभाविक रूप से एक और समूह को नाराज कर दिया और चूंकि पश्चिम की तीसरी टीम काफी मजबूत थी, इसलिए कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। चेतन के बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बॉस विक्रम ने गुप्त रूप से ये बात फैला दी थी कि वो उससे निपटना चाहता है, इसलिए जो भी चेतन के करीब आता उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता। इसके अलावा वे केवल 3 लोग थे जो एक टीम के लिए बहुत कम थे और चुनौती के नियमों को पूरा नहीं करते थे, इसलिए अन्य मार्शल आर्टिस्टों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लक्ष्य और उसके साथियों को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। चूंकि करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए तीनों ने लापरवाही से भीड़ के साथ मधुमक्खी के छत्ते की ओर चलना शुरू कर दिया।
मधुमक्खी के छत्ते से जुड़े नियम सैकड़ों वर्षों से स्थापित थे। किसी को भी सुबह 6 बजे से पहले स्टार क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए छत्ते के पास जाने की अनुमति नहीं थी, भले ही कोई उत्परिवर्तित स्टार क्रिस्टल दिखाई दे। अतीत में कई मार्शल आर्टिस्ट क्रिस्टल इकट्ठा करने के लालच का विरोध नहीं कर पाए और अन्य सभी मार्शल आर्टिस्टों की संयुक्त शक्ति द्वारा तुरंत मारे गए। नियम नियम थे और उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। यहां तक कि जिम्मेदार लोग भी खुलेआम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते थे। रात के समय की बात करें तो ऐसा नहीं था कि लोग पहले छुपकर नहीं आते थे, लेकिन दृश्यता कम होती थी और जो भी आता था मर जाता था। समय बीतने के साथ रात में कटाई करने की हिम्मत किसी की नहीं रही। लक्ष्य और उनके साथी पश्चिम की ओर चले गए, जहां तीसरी टीम के कई सदस्य भी मौजूद थे। मीरा को देखते ही किसी ने तुरंत कहा, मीरा, तुम्हें निष्कासित कर दिया गया है। बेशर्मी से हमारे पीछे मत आओ। आज यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं आज बड़े भाई लक्ष्य के साथ आई हूं। चाहे तुम इस दादी से बाद में आने की कितनी भी मिन्नतें करो, मैं नहीं आऊंगी। सपने देखते रहो, हम तुम्हें वापस बुलाएंगे। ये बिग ब्रदर लक्ष्य कौन है? क्या ये वही धूल से सना हुआ बच्चा है? लक्ष्य पिछली रात देर तक व्यस्त रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका चेहरा धूल से सना हुआ है। आज उसका रूप रंग थोड़ा अस्त व्यस्त था और उसे देखते ही सब उसे नीची नजरों से देखने लगे। बच्चे, मीरा से भिड़ने की हिम्मत करना मतलब हमारी पश्चिमी तीसरी टीम से पंगा लेना है। आज तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा जरूर होगा। ये सच नहीं हो सकता। शियाओमान बुद्धिमान, सुंदर और मजबूत है। उसे निष्कासित करके तुम मूर्खों ने जरूर अंधाधुंध गलती की है। मुझे लगता है कि इसका पछतावा तुम्हें ही होगा। ये देखकर कि लक्ष्य को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वे लोग नाराज हो गए। लेकिन फसल कटाई शुरू होने वाली थी, इसलिए लड़ाई शुरू करने का यह सही समय नहीं था। टीम लीडर ने लक्ष्य की ओर धमकी भरे लहजे में इशारा करते हुए कहा, बच्चे, ठीक है, हिम्मत तो देखो, बाद में देखेंगे। फिर कप्तान ने मीरा से कहा, मीरा, आज हमें देखो, देखो हम कितने स्टार क्रिस्टल इकट्ठा करते हैं, लेकिन तुम्हें एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। लक्ष्य ने तुरंत जवाब दिया, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आज तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्या पता? कल मौसम बहुत बढ़िया था, साफ आसमान, इसलिए मधुमक्खियों ने खूब मेहनत करके फूलों का रस इकट्ठा किया। जरूर बहुत सारा शहद टपका होगा। आज उस ढेर पर कम से कम 5 स्टार क्रिस्टल होंगे और हमारी तीसरी टीम धमाकेदार शुरुआत करने वाली है। ये सच नहीं हो सकता। मेरी भविष्यवाणियां बहुत सटीक होती है। मैं तुम सबको आज कुछ भी हासिल न होने का श्राप देता हूं। लक्ष्य ने कुछ अट्टे शब्द बुदबुदाए जो आश्चर्यजनक रूप से विश्वसनीय लग रहे थे। चलो कप्तान, इस पागल पर ध्यान मत दो, इसे जल्द ही अपनी मूर्खता का एहसास हो जाएगा। उन आदमियों ने लक्ष्य और उसके साथियों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर टीले की ओर बढ़ गए। तभी मीरा ने लक्ष्य की आस्तीन खींची। लक्ष्य ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। क्या हुआ, शियाओमान? बड़े भाई लक्ष्य, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। शियाओमान आपकी बहुत आभारी है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इसके बारे में चिंता मत करो। मुझे पता है कि आप एक अच्छे बड़े भाई हैं। मीरा ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। लक्ष्य ने अपना चेहरा छुआ और सोचा कि कल सुबह चेहरा धोना तो उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उसे लगा कि वो मीरा से उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी वो उसे बड़ा भाई कहकर बुलाती रहती है। हालांकि वो जवान दिखती थी, पर वो भी बूढ़ा नहीं था। लेकिन बड़े भाई लक्ष्य, आपको उन्हें उकसाने की जरूरत नहीं है। आज उन्हें अच्छी फसल मिलनी चाहिए। ये लोग आमतौर पर एक दिन में 1 स्टार क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं और आज तो शायद उन्हें 2 स्टार क्रिस्टल भी मिल जाएं। हे, ये सच नहीं हो सकता। मैंने उन्हें पहले ही श्राप दे दिया है। उनकी किस्मत खराब है, लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। तब चेतन ने कहा,
अगर तुम्हारा श्राप सच में काम करता है तो तुम हमेशा के लिए मेरे आदर्श बन जाओगे। मार्शल आर्ट के अपने इतने सालों के अनुभव में मैंने पहली बार किसी श्राप के उपयोगी होने के बारे में सुना है। देखते हैं। लक्ष्य ने और कुछ नहीं कहा। ज्यादा बोलने से संदेह पैदा हो सकता था। तभी अचानक सामने से हैरानी भरी चीखें सुनाई दी। अरे, आज तो स्टार क्रिस्टल बहुत कम है, सिर्फ 2। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? कभी कभी कम होते हैं, ये तो सामान्य बात है। 6 बज गए हैं, जल्दी करो। सभी टीमें टीले की ओर दौड़ पड़ी। अफरातफरी के बाद पहली और दूसरी टीम ने एक एक स्टार क्रिस्टल हासिल कर लिया, जबकि चौथी और 5वीं टीमों ने कम लक्ष्य रखते हुए प्लैनेट क्रिस्टल प्राप्त किए। केवल तीसरी टीम, जिसने प्लैनेट क्रिस्टल्स को तुच्छ समझा और स्टार क्रिस्टल्स के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की, पहली 2 टीमों को हराने में असफल रही और अंततः खाली हाथ लौट गई। चेतन ने अकड़कर अपना सिर घुमाया और अविश्वास भरी निगाहों से लक्ष्य को देखा। मीरा और भी ज्यादा उत्साहित होकर उछल पड़ी और लक्ष्य को गले लगा लिया। बड़े भाई लक्ष्य, अब से आप भी मेरे आदर्श हैं। लक्ष्य मुस्कुराई और मीरा को खींचकर अलग कर दिया। ये लड़की भी काफी सुंदर थी। हालांकि मीना जितनी बेहद खूबसूरत या अंकिता राव जितनी ग्लैमरस नहीं थी, फिर भी वो एक जीवंत युवती थी और इस तरह गले लगाना उचित नहीं था। मीरा को कोई आपत्ति नहीं थी। वो खुशी खुशी तीसरे समूह की ओर चली गई। पहले तो उसने मुंह बनाया, क्या 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 मेरे भाई लक्ष्य का श्राप किसी बूढ़ी चुड़ैल के श्राप से भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है? लक्ष्य ने उसके पीछे अपने होठों के कोने को थोड़ा सा हिलाया। वो पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। संयोग, ये महज एक संयोग था। क्या इस तरह की चीजें अक्सर नहीं होती रहती? ये कैसा श्राप है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमें आज भी स्टेलर क्रिस्टल मिल जाना चाहिए। बस देखते रहो मीरा। सपने देखते रहो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हम खेलेंगे या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आप तो निश्चित रूप से नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 लोग हैं। आप एक टीम भी नहीं बना सकते, इसलिए आप सिर्फ किनारे खड़े होकर देखने के लायक हैं। कप्तान सिद्धार्थ ने पलटवार किया। मीरा थोड़ी दुखी थी। उनकी टुकड़ी में पर्याप्त सदस्य नहीं थे और यह भी संभावना कम ही थी कि यहां मौजूद कोई और मार्शल आर्टिस्ट उनके साथ टीम बनाएगा। अब वे क्या करें? लक्ष्य चलकर आई और मीरा को खींचकर ले गई। मीरा, उनसे बहस मत करो। आज उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देती हूं। मुझे भाई लक्ष्य के श्राप पर विश्वास है। मीरा को लक्ष्य के श्राप पर पूरा भरोसा था। पास ही खड़ी चेतन ने खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, आपने ये सिर्फ अनुमान तो नहीं लगाया होगा, है ना? चाहे मैंने अनुमान लगाया हो या नहीं, जब तक ये सही है वही मायने रखता है। लक्ष्य चेतन और मीरा को उस इलाके से दूर ले गया। उसका अनुमान था कि जियान और दूसरा व्यक्ति आज आ जाएंगे, इसलिए उसे उनसे मिलने जाना चाहिए। जब वे पूर्वी तरफ से गुजरे तो वहां की स्थिति और भी बदतर थी। केवल एक ही तारकीय क्रिस्टल प्रकट हुआ था और दूसरे समूह ने उसे ले लिया था, जिससे विक्रम का पहला समूह खाली हाथ रह गया था। यह घटना बिल्कुल सामान्य थी। सबसे पहले निकलने वाले लोग अक्सर मधुमक्खियों के हमले का शिकार होते थे और उनके पीछे आने वालों को इसका फायदा मिलना आम बात थी। सबसे आगे होने का मतलब यह नहीं था कि आपको स्टार क्रिस्टल मिल ही जाएगा। लक्ष्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वे तीनों तब तक चलते रहे जब तक वे छत्ते के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच गए। थोड़ा खाना खाने के बाद वे वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। मीना के जाने के बाद से लक्ष्य ने किसी और के लिए खाना नहीं बनाया था। 20 मिनट से भी कम समय बाद दूर से 2 आकृतियां हवा में उभरती हुई दिखाई दी। ये जियान और किंगशा थे। लक्ष्य को छत्ते के पास देखकर जियान ने दूर से चिल्लाकर कहा, आदर्श, हम यहां हैं। वाह, भाई लक्ष्य के तो इतने सारे प्रशंसक हैं। भाई लक्ष्य कितने सुंदर है। अगर मेरी कभी शादी हुई तो मुझे ऐसा वर ही चाहिए
जो भाई लक्ष्य के मानकों पर खरा उतरे। मीरा कभी कभी पुरुषों के अहंकार को बढ़ाने में माहिर थी, यहां तक कि लक्ष्य भी थोड़ा मदहोश हो गया। अब बात पक्की हो गई। वो भाई लक्ष्य जितना ही सुंदर होना चाहिए, बस उनसे कुछ साल छोटा और मेरी उम्र के आसपास का। मीरा ने मन ही मन बुदबुदाया, जिससे लक्ष्य के चेहरे की मुस्कान जम गई। जियान और किंगशाह लक्ष्य के सामने उतरे। जियान हांफते हुए बोला, इस लड़के किंगशाह ने मुझे सुबह 5 बजे से पहले ही जगा दिया। उसने जिद की कि हमें आज ही आना है। हम पूरे रास्ते जल्दी जल्दी आए। मैं पूरी तरह थक गया हूं। किंगशाह भी हांफते हुए बोली, सिर्फ मुझे दोष मत दो। क्या तुम भी आने के लिए बेताब नहीं थे? अगर मैंने तुम्हें रोका ना होता तो तुम कल ही भाग निकले होते। लक्ष्य ने पूछा, चींटियों के घोंसले में सब कैसा चल रहा है? किंगशाह ने लक्ष्य को अंगूठा दिखाते हुए कहा, बॉस लक्ष्य, आप वाकई में कुशल हैं। आपने भाई गगन को कैसे मनाया? उन्होंने तो मीनाक्षी और सनी, उन दोनों को स्टेलर क्रिस्टल दे दिए। वे आपकी अंध भक्ति करते हैं। भावनाओं को जगाकर और तर्क के आधार पर समझाकर लक्ष्य ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। अगर भावनाओं को भड़काने से काम बन जाता तो हमें मार्शल आर्टिस्ट बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो। किंगशाह को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। मुझे पता है, भाई लक्ष्य ने उस भाई गगन पर श्राप दिया होगा, जिससे वो अपने मन में भाई लक्ष्य से डरने लगा होगा। मीरा, जिसे बातचीत का केवल आधा ही अर्थ समझ आया था, ने तुरंत बिना किसी संकोच के लक्ष्य की प्रशंसा की, इस बात से अनजान कि उसने वास्तव में सच्चाई के काफी करीब अनुमान लगाया था। जिया ने मीरा की ओर एक नजर डाली और फिर आश्चर्य से लक्ष्य से पूछा, लक्ष्य, ये छोटी बहन कौन है? डॉट। ओह, ये हमारी नई टीममेट मीरा है। बहुत अच्छी लड़की है, लक्ष्य ने जवाब दिया। जियान ने दोनों को बारी बारी से देखा। उसकी निगाहें थोड़ी संदेह भरी थी। लक्ष्य ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी कल्पनाओं को बेकाबू मत होने दो। वो तो बस तुम्हारी छोटी बहन है। ओह, तो फिर ठीक है। हम में से कोई भी फ्लर्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ तुम, लक्ष्य, नहीं कर सकते। तुम्हें याद रखना होगा कि मीना अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लक्ष्य ने सिर हिलाया। बेशक, वो अपनी सीमाओं को जानता था। मीरा तो बस एक छोटी बहन जैसी थी। इससे ज्यादा कुछ मुमकिन नहीं था। तभी जियान और किंगशाह ने चेतन को देखा और आश्चर्य से कहा, उत्तर पश्चिम की युद्ध देवता चेतन। चेतन ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, क्या तुम्हारी नजरें सिर्फ लक्ष्य और खूबसूरत लड़कियों पर ही टिकी रहती हैं? क्या मैं इतनी लंबी और भारी भरकम तुम्हारे लिए एक लक्ष्य मात्र हूं, जो तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने में पूरी तरह असमर्थ है? चेतन 1.9 मीटर से अधिक लंबी, मजबूत और मांसल थी, जो वहां एक लोहे की मीनार की तरह खड़ी थी। पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा। जियान दिल खोलकर हंसा, ऐसा कैसे हो सकता है? बात बस इतनी है कि 2 साल पहले जब हम आखिरी बार मिले थे, तब से तुम्हारा रंग थोड़ा पीला पड़ गया है, इसलिए मैंने तुम्हें पहली बार में पहचाना नहीं। बोलने के बाद जियान ने लक्ष्य से कहा, तुम मुझे ये तो नहीं बताने वाली कि चेतन भी हमारी टीममेट है ना? बिल्कुल सही, वो हमारा साथी भी है। आज से हमारी टीम पूरी हो गई है। अब 5 लोग मिलकर हाइव को चुनौती दे सकते हैं। वाह, क्या बात है! किंगशाह ने उत्साह से मुट्ठी भींची। इस टीम की ताकत अविश्वसनीय थी। लक्ष्य, जियान और चेतन तीनों ही शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे और हर कोई अपनी अपनी क्षमता में सक्षम था। किंगशाह खुद को प्रतिभाशाली मानता था, लेकिन इन तीनों की तुलना में वो फिर भी कुछ हद तक पीछे रह गया। केवल मीरा की शक्ति थोड़ी कमजोर हो सकती है। हालांकि उसने एक बार अपनी दांतियान ची को संकुचित किया था, लेकिन किंगशाह की नजर में उसकी शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं थी। अगर मीरा की जगह मीना को शामिल कर लिया जाए तो ये टीम अजेय हो जाएगी। हालांकि मौजूदा टीम काफी थी। एक व्यक्ति का होना या न होना ज्यादा मायने नहीं रखता था और किंगशाह हाइव को चुनौती देने के लिए उत्सुक था। ठीक है, चलो चलते हैं।
हम समीर को ढूंढकर आधिकारिक तौर पर टीम बनाएंगे और एक बार ये हो जाने के बाद हम उन्हें चुनौती देंगे। आज हमारा लक्ष्य कम से कम 2 स्टेलर क्रिस्टल प्राप्त करना है। जियान, मीरा और किंगशा लक्ष्य के पीछे पीछे चलते हुए आगे बढ़े। सबसे पीछे चल रहे किंगशा ने चेतन को खींचते हुए कहा, अरे चलो, तुम क्या कर रही हो? चेतन अपने हाथ में पकड़े लोहे के भाले की चमकदार सतह को दर्पण की तरह इस्तेमाल कर रहा था। काफी देर तक देखने के बाद उसने आखिरकार किंगशा से कहा, जियान ने मुझसे झूठ बोला। मेरा रंग बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा है, बल्कि थोड़ा और गहरा हो गया है। किंगशा अवाक रह गया। लक्ष्य और उनके साथी समीर के ठिकाने पर पहुंचे और जल्दी से अपनी टुकड़ी का गठन किया, जिसमें लक्ष्य अभी भी कप्तान के रूप में कार्यरत थे। दस्ते के गठन के बाद समीर उन्हें हाइव के पश्चिमी हिस्से की ओर ले गया। 5वें समूह के सदस्यों, इधर आओ, कोई तुम्हें चुनौती दे रहा है। 5वें समूह के सदस्य सामने के टीले को देखते हुए वहां बैठे थे और एक तारा क्रिस्टल के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक एक चुनौती की आवाज सुनकर वे मुड़े और देखा कि यह लक्ष्य का समूह था। अरे बाप रे, टीम बनाने के तुरंत बाद ही हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। ठीक है भाइयों, अब असली मजा शुरू हो गया है। 5वें समूह के सदस्य खड़े हो गए और पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए चेहरों से लक्ष्य की टीम को देखने लगे। सामान्य तौर पर नवगठित टुकड़ियों में सामंजस्य की कमी होती थी और उनकी युद्ध क्षमता बहुत अधिक नहीं होती थी। विशेषकर उनके सामने वाली ये टीम, चेतन की ताकत वाकई अच्छी थी और मीरा औसत दर्जे की थी। वे इतना तो जानते ही थे, लेकिन बाकी 3 लोग भरोसेमंद नहीं थे। थे क्या? लक्ष्य ने अपनी दांतियान ची को एक बार भी संपीड़ित नहीं किया था और किंगशा भी लक्ष्य की तरह ही था। जियान की स्थिति बेहतर थी। उसने अपनी दांतियान ची को 2 बार संपीड़ित किया था, लेकिन 2 बार संपीड़ित करने का मतलब यह नहीं था कि वो असाधारण रूप से शक्तिशाली था। उनके 5 लोगों के समूह में 3 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने इसे 2 बार संपीड़ित किया था और बाकी 2 ने इसे 1 बार। किसी भी लिहाज से वे लक्ष्य की टीम से ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत होते थे। हमारी टीम ने मूल रूप से चौथे समूह को चुनौती देने की योजना बनाई थी, लेकिन आप लोग सीधे हमारे दरवाजे पर आप पहुंच गए। आज ही आपको सबक सिखा देना बेहतर होगा और बाकी मार्शल आर्टिस्टों को अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए, ताकि कोई भी हमें उकसाने की हिम्मत न करे। कप्तान ने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, बताइए, आप टीम मुकाबला चाहते हैं या व्यक्तिगत मैच? मेरा सुझाव है कि आप टीम मुकाबला चुनें। आखिरकार चेतन की ताकत के भरोसे आपके जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है। व्यक्तिगत मुकाबलों में तो आपके जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। उनके विचार में इस टीम की मुख्य ताकत चेतन थी। बाकी खिलाड़ियों का जिक्र करना भी उचित नहीं था। उसने लक्ष्य के समूह को व्यक्तिगत मुकाबले चुनने के लिए उकसाने के उद्देश्य से ऐसा कहा, जिससे उनके जीतने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। यह सुनकर लक्ष्य हल्की सी मुस्कुराई। ठीक है, चूंकि आपने ऐसा कहा है, तो टीम बैटल चुनने से ऐसा लगेगा कि हम आपको परेशान कर रहे हैं। चलिए, अभी से व्यक्तिगत मैच शुरू करते हैं। 5वें समूह के सदस्यों के चेहरों पर खुशी की चमक दौड़ गई। उन्होंने इस कप्तान से इतनी मूर्खता की उम्मीद नहीं की थी, जो इतनी मामूली उकसावे में आ गया। ऐसा लग रहा था कि पश्चिमी 5वां समूह आज अपना वर्चस्व स्थापित करने वाला है। दोनों पक्षों ने व्यक्तिगत मुकाबलों पर सहमति जताई और समीर को सूचना दी। समीर तुरंत उन्हें एक दूर स्थित अखाड़े में ले गया, जिसे विशेष रूप से मुकाबलों के लिए निर्धारित किया गया था। स्टार क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे मार्शल आर्टिस्ट अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन कई अन्य लोग जो प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं थे और जिनके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, वे तुरंत देखने के लिए उमड़ पड़े। जब दर्शक मैदान में पहुंचे, तो दोनों पक्षों ने प्रस्तुति के क्रम पर चर्चा शुरू कर दी। चेतन ने सबसे पहले आगे आकर कहा, मैं यहां असफल रही और मुझे यहां फिर से उठ खड़ा होना है।
मुझे पहला मैच खेलने दीजिए। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूं कि चेतन वापस आ गई है। लक्ष्य ने सहमति में सिर हिलाया। अनुरोध उचित था। मीरा तुरंत बोली, मैं भी जाना चाहती हूं। मैं अभी भी तीसरे समूह को चुनौती देना चाहती हूं और उन लोगों को बताना चाहती हूं कि लड़कियां बेकार नहीं होती। लक्ष्य ने कल मीरा को एक स्टार क्रिस्टल निकालते हुए देखा था और वो जानता था कि उसकी ताकत काफी अच्छी है, किंग शाह से बहुत कम नहीं। इसलिए उसके जीतने की संभावना अधिक थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। किंग शाह ने कहा, तो मैं तीसरे नंबर पर जाऊंगी। ये हाइव में मेरा पहला अनुभव है और मैं एक शानदार जीत चाहती हूं। जियान ने कहा, आमतौर पर शीर्ष विशेषज्ञ सबसे आखिर में आते हैं। मैं मानता हूं कि मैं आइडल के मुकाबले का नहीं हूं, इसलिए आखिरी मौका कैप्टन लक्ष्य को मिलना चाहिए। मैं चौथे नंबर पर जाऊंगा। चूंकि बाकी सभी लोग चुन चुके थे, इसलिए लक्ष्य के पास अंतिम व्यक्ति के रूप में उपस्थित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लक्ष्य की तरफ से चर्चा समाप्त होने के बाद विरोधी पक्ष ने भी अपना क्रम तय कर लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने समूह के सबसे कमजोर सदस्य को भेजा। उनका मानना था कि लक्ष्य का समूह संभवतः पहली जीत हासिल करना चाहेगा, इसलिए उन्होंने तियान जी की घुड़दौड़ की प्राचीन रणनीति अपनाई। अपने सबसे कमजोर सदस्य को पहले भेजना, शुरुआती मैच हारना पसंद करना, ताकि बाद के मैचों में जीत सुनिश्चित हो सके। इसलिए जब उन्होंने चेतन को मंच पर कदम रखते देखा तो वे तुरंत खुशी से झूम उठे। हा, हम जीत गए। बॉस की दूरदर्शिता तो अद्भुत है। हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वे सचमुच बेवकूफ है। उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे मजबूत विशेषज्ञ को भेजा। बाकी के मैच व्यर्थ है। दूसरी तरफ से आ रही चीख पुकार और जयकारे सुनकर मीरा ने लक्ष्य की ओर हैरानी से देखा। भाई लक्ष्य, क्या वे बीमार हैं? लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल गंभीरता से। चेतन मंच पर आई। नीचे की ओर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बावजूद मंच पर कदम रखने वाली मार्शल आर्टिस्ट असहज महसूस कर रही थी। चेतन एक निर्दयी व्यक्ति थे, जिन्हें उत्तर पश्चिम के युद्ध देवता के रूप में जाना जाता था। केवल 2 परतों वाली संपीड़ित कोर ऊर्जा के साथ उन्होंने बॉस विक्रम के समूह को चुनौती देने का साहस किया था, जिनके पास 4 या 5 परतें थी। हालांकि अंततः वे हार गए, लेकिन हाइव में सभी ने चेतन की शक्ति को स्वीकार किया। ये जानते हुए कि वो मुकाबला नहीं कर सकता, प्रतिद्वंद्वी ने फैसला किया कि वो बस कुछ मुक्के मारेगा और फिर हार मान लेगा। आखिरकार चेतन से हारने में कोई शर्म की बात नहीं थी, लेकिन चेतन ने उस युवक के विचारों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। आगे बढ़ते ही उसने अभिवादन तक नहीं किया। अपने लोहे के भाले को पकड़े हुए वो एक ही कदम में आगे बढ़ गया। लंबा भाला एक सीधी रेखा में बदल गया। जैसे ही उसने उसे आगे बढ़ाया, उसके चारों ओर नरसंहार की एक भयानक आभा फैल गई। इतने सरल प्रहार में 10,000 हमलावर घोड़ों की ताकत समाहित थी। कमजोर दिल वाला व्यक्ति शायद इसे छूने की हिम्मत भी न कर पाता और पराजित हो जाता। ये एक ऐसा कौशल था जिसे चेतन ने उत्तर पश्चिम में विदेशी शत्रुओं के साथ लंबे युद्धों के दौरान निखारा था। एक ऐसा प्रहार जिसका कोई प्रतिफल न हो, निर्णायक और घातक। मंच के नीचे चेतन के भाले के प्रहार को देखकर लक्ष्य का चेहरा गंभीर हो गया। उस दिन जब उसने ट्री हार्ट लेक के पास चेतन को देखा था, तो वो व्यक्ति काफी देर से लड़ रहा था, थका हुआ था और चोटों से क्षतविक्षत था। अपनी असली ताकत दिखाने में नाकाम रहा था। हालांकि लक्ष्य इस व्यक्ति की शक्ति से लंबे समय से परिचित था। पुनर्जन्म के बाद लक्ष्य को भाले के जिस पहले सच्चे उस्ताद से सामना हुआ था, वो यही था। उसकी भाले चलाने की तकनीकें लक्ष्य के लिए अध्ययन और संदर्भ के लिहाज से बहुत उपयोगी थी। जब लक्ष्य सीख रहा था, मंच पर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट से और बर्दाश्त नहीं हो सका। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गया और वार रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन ताकत में इतना बड़ा अंतर होने
और अपनी पूरी आभा खो देने के कारण वो इसे कैसे रोक सकता था। जैसे ही लंबे भाले ने स्टील के ब्लेड को छुआ, वो हवा में उड़ गया। चेतन के कदम जरा भी नहीं लड़खड़ाए और उसने भाले को आगे बढ़ाते हुए एक ही झटके में प्रतिद्वंद्वी के कंधे को भेद दिया। उस आदमी ने चेतन के भाले को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया ताकि वो उसके शरीर में न घुस जाए, लेकिन वो हवा में उछल गया। चेतन तब तक नहीं रुकी जब तक वो अखाड़े के किनारे तक नहीं पहुंच गई, जहां उसने अचानक अपने पैर जमा लिए। तेज गति के कारण वो व्यक्ति सीधे अखाड़े से बाहर जा गिरा। बाहर, एक ही वार में। चेतन ने सिर्फ एक ही वार से युद्ध समाप्त कर दिया। जन्मजात दैवीय शक्ति और ईश्वरीय गति दोनों से युक्त चेतन वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति थी। वाह, चेतन कितनी ताकतवर है! तुम्हें अभी पता चल रहा है? चेतन हमेशा से इतना ही ताकतवर रहा है। पिछले 2 सालों में वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने बॉस विक्रम का विरोध करने की हिम्मत की है। अगर वो मजबूत न होता तो क्या वह ऐसा कर पाता? लेकिन मुझे उनकी टीम से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। चेतन मजबूत तो है, लेकिन वो सिर्फ एक ही मैच खेल सकते हैं। आगे के मुकाबले मुश्किल होंगे। जरूरी नहीं, मीरा भी कमजोर नहीं है, वो भी मुकाबला जीत सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कमजोर नहीं है। उसके पीछे वालों को देखो, उनकी हार निश्चित है। चेतन मुस्कुराते हुए अखाड़े से बाहर निकले, जहां लक्ष्य और अन्य लोगों ने उनका नायकों की तरह स्वागत किया। बुरा नहीं है, उत्तर पश्चिम के युद्ध देवता सचमुच प्रभावशाली, वास्तव में प्रभावशाली। चूंकि अब हम सभी एक ही टीम में हैं, इसलिए जब भी समय मिले हम एक दूसरे के साथ अभ्यास कर सकते हैं और साथ मिलकर सुधार कर सकते हैं। चेतन ने समूह को सिर हिलाकर सहमति दी और फिर अचानक बोली, तो फिर बेहतर होगा कि आप मंच पर मुझसे न हारें। मैंने अपने प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए सिर्फ एक ही चाल का इस्तेमाल किया। राजा शाह ने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह तो अनुचित है, तुम्हारा प्रतिद्वंदी सबसे कमजोर था। गोपाल ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, ताकत में वो मामूली अंतर नगण्य है। मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि तुमसे हार न मानूं। लक्ष्य चुप रहा, लेकिन उसका लड़ने का जज्बा जागृत हो गया। एक कप्तान कमजोर नहीं रह सकता था। मंच पर आने वाली दूसरी शख्स मीरा थी और उनकी उपस्थिति ने तुरंत ही बहुत ध्यान आकर्षित किया। मीरा अपनी खूबसूरती के कारण यहां काफी चर्चा में थी, हालांकि वो असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी। यही कारण था कि जब उसे जहर दिया जा रहा था तो ये लोग चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। मीरा ने सीना फुलाते हुए कहा, तुम सब हारे हुए लोग हो। कौन आ रहा है आगे? पश्चिम समूह 3 की पूर्व सदस्य होने के नाते मीरा पहले पश्चिम समूह 5 को हरा चुकी थी। इसलिए जब उसने चुनौती दी तो विरोधी पक्ष का दूसरा मार्शल आर्टिस्ट गुस्से से भर उठा और आगे बढ़ा। मीरा, इतना घमंड मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी पश्चिमी समूह 3 में हो? क्या तुम्हारी मौजूदा टीम के साथी पश्चिमी समूह 3 के साथियों के बराबर भी है? हारने पर तुरंत रोना मत शुरू कर देना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मजबूर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। बिना कुछ और कहे मीरा ने अपनी तलवार निकाली और हमला कर दिया। मार्शल आर्टिस्ट तुरंत मीरा से भिड़ गया, हालांकि उसकी वास्तविक शक्ति मीरा से कम थी। उनकी टीम ने एक रणनीतिक गलती की थी, ये मानकर कि मीरा सबसे आखिर में लड़ेगी। इसलिए उन्होंने अपने दुगनी ऊर्जा से लैस 3 सदस्यों को अंतिम 3 मुकाबलों में जीत सुनिश्चित करने के लिए अंत में तैनात कर दिया था। दोनों के बीच 5 मिनट तक लड़ाई चली। अंत में मीरा की श्रेष्ठ कुशलता विजयी रही। तलवार के लगातार वारों की बौछार के कारण उसकी प्रतिद्वंदी को 1 दर्जन से अधिक घाव लगे और वो चीखते हुए अखाड़े से गिर पड़ी। जब मीरा उत्साह से भरी हुई नीचे उतरी तो लक्ष्य ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, शाबाश मीरा, बहुत बढ़िया किया। बिल्कुल, और ये तब है जब मेरे शरीर से विषाक्त पदार्थ पूरी तरह से साफ नहीं हुए हैं। अगर मुझे जहर नहीं दिया गया होता
तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ही जीवित रह पाता। चिंता मत करो मीरा, आज बड़े भाई लक्ष्य तुम्हारे लिए एक ऐसा उत्कृष्ट क्रिस्टल लाएंगे जिससे तुम्हारे शरीर से सारे विषाक्त पदार्थ पूरी तरह से निकल जाएंगे। चूंकि लक्ष्य ने मीरा से वादा किया था, इसलिए वो निश्चित रूप से ऐसा करेगा। हालांकि दूसरे मैच में हार अप्रत्याशित थी, लेकिन दूसरी टीम का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। अगर वे अगले 3 मैच लगातार जीत लेते तो वे स्थिति को पलट सकते थे। इस प्रकार तीसरे व्यक्ति के रूप में सामने आने वाला व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर था और उसने जीत हासिल करने का संकल्प लिया। लक्ष्य की तरफ से किंग शाह तीसरे खिलाड़ी थे जो ऊपर गए, ये देखकर कि किंग शाह ने संपीड़न की एक परत भी पूरी नहीं की थी। दोहरी संपीड़न शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट ने ताना मारा, तुम लोगों को सच में कोई और नहीं मिला। तुमने किसी भी अनायास व्यक्ति को इकट्ठा कर दिया है। ये तो मेरे लिए लगभग मुफ्त जीत है। बोलते बोलते उसने नीचे खड़े अपने कप्तान को चिल्लाकर कहा, बॉस, स्कोर अब 2-1 होने वाला है। बॉस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ओके का इशारा किया। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, राजा शाह पहले ही आगे की ओर झपटा। एक साथ 5 लंबी तलवारें म्यान से बाहर निकली। उसने अपने सबसे शक्तिशाली आक्रमण से शुरुआत की। तलवारों की नदी। 5 तलवारें आपस में टकराई, जिससे तेज हवा और गरज उत्पन्न हुई और वे एक लुढ़कते हुए अजगर की तरह आ गिरी। अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकने के कारण उस व्यक्ति के पास बचने का समय नहीं था। सौभाग्य से उसके पास एक ढाल भी थी। उसने राजा शाह के प्रहार को सहने के लिए यथासंभव उसके पीछे छिपने की कोशिश की। बूम! एक आकृति तोप के गोले की तरह अखाड़े से बाहर निकल गई। दर्जनों मीटर दूर तक उड़ती हुई एक पेड़ की शाखा से टकराई और कीचड़ के ढेर की तरह नीचे फिसल गई। राजा शाह के प्रहार से वो ढाल भी चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। एक चाल, एक और एक चाल में जीत। राजा शाह ने भी अपने प्रतिद्वंदी को एक ही वार में परास्त कर दिया। कार्यक्रम समाप्त होते ही नीचे मौजूद अचंभित भीड़ की अनदेखी करते हुए राजा शाह खुशी खुशी मंच से नीचे उतरे और चेतन की ओर दौड़े। उत्तर पश्चिम के युद्ध देवता, मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? चेतन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और किंग शाह को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर। मैं भी इस चाल का सामना सीधे तौर पर नहीं कर सकती थी। लक्ष्य और गोपाल ने भी राजा शाह को बधाई दी। हालांकि दोनों ने एक ही चाल में जीत हासिल की, लेकिन चेतन की चाल सहज थी, जबकि राजा शाह की चाल में लगभग पूरी ताकत लग गई थी। दोनों के बीच अभी भी काफी अंतर था। राजा शाह इस बात से भली भांति अवगत थे, लेकिन वे एक ही चाल में लड़ाई समाप्त करने से संतुष्ट थे। इस जीत में प्रतिद्वंदी की कम आंकने की प्रवृत्ति का भी कुछ योगदान था। लगातार 3 जीत के साथ लक्ष्य की टीम ने 3-0 से जीत दर्ज की। पश्चिम समूह 5 की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई और उसने अपना स्थान खो दिया। वेस्ट ग्रुप 5 के सदस्य काफी देर तक स्तब्ध खड़े रहे। अंततः उनके पास अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उनके कप्तान और दूसरे सबसे मजबूत खिलाड़ी को बाद के मैचों के लिए निर्धारित किया गया था। जब वे जाने वाले थे, तब भी वे बड़बड़ा रहे थे और गालियां दे रहे थे। तुम्हें बस किस्मत का साथ मिला। अगर मीरा का सामना किसी ताकतवर प्रतिद्वंदी से होता, या अगर मैं तीसरी बार ऊपर जाती, तो नतीजा कुछ और होता। हमारे बीच ताकत का अंतर इतना ज्यादा नहीं है। अगर हम लड़ते रहते तो निश्चित रूप से 3-2 से जीत होती। बस थोड़ा इंतजार करो, हम जल्द ही वापसी करेंगे। लक्ष्य ने उनकी तरफ देखा और फिर समीर से पूछा, क्या हम बचे हुए मैच पूरे कर सकते हैं? समीर ने सिर हिलाया। यह संभव है, लेकिन परिणाम बदला नहीं जा सकता। इस तरह की लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, इसका एक अर्थ है। उन्हें पूरी तरह चुप कराना ही इस लड़ाई का असली मतलब है। तुम लोग वहां, क्या तुम मैच खत्म करने की हिम्मत रखते हो?
लक्ष्य ने जोर से पूछा। विरोधी टीम पहले से ही नाराज थी। लक्ष्य की चुनौती सुनकर कप्तान तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, हम उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन समीर, ये बात साफ कर दें, इस मैच की मांग उन्होंने ही की थी। अगर उन्हें चोट लगती है या वे अपंग हो जाते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अखाड़े में होने वाले मैचों में चोटें और विकलांगता आम बात है। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, चलो फिर, तुम्हारा चौथा कौन है? ऊपर आओ और अपनी मौत का सामना करो। विरोधी टीम के दूसरे सबसे मजबूत सदस्य ने आगे बढ़कर चुनौती देने की पहल की। गोपाल ने अपने कपड़े समेटे। अब मेरी बारी है। मैंने सोचा था कि मुझे ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये तो सचमुच स्वर्ग से मिली कृपा है। गोपाल को आगे बढ़ते देख प्रतिद्वंदी का चेहरा गंभीर हो गया। गोपाल भी दुगुनी ऊर्जा से परिपूर्ण मार्शल आर्टिस्ट था, जो उसके स्तर के बराबर था। उसकी जीत की कोई गारंटी नहीं थी। उनकी एकमात्र चिंता यही थी। लेकिन गोपाल की लगातार मुस्कुराती हुई मुस्कान को देखकर उन्हें लगा कि वो भी शायद उतना मजबूत नहीं था। समीर ने शुरुआत का आह्वान किया और गोपाल ने अपनी चाल चली। गोपाल का हथियार एक तलवार थी। उसने उसे इस तरह से चलाया कि वो हल्का और कोमल प्रतीत होता था। फिर भी वो धीमा नहीं था। बस इतना ही है तुम्हारे पास? विरोधी ने तुरंत राहत की सांस ली और जवाबी हमले की तैयारी में जुट गया। लेकिन जैसे ही गोपाल की तलवार करीब आई, वो अचानक उसके हाथ से छूट गई। ये वार बिजली की तरह तेज था, जो पल भर में प्रतिद्वंदी के पेट को भेद गया। गोपाल ने अपनी गति तेज की और अपने प्रतिद्वंदी के पीछे पहुंच गया। शरीर में तलवार घुसते ही उसने उसे पकड़ लिया। रुमाल से ब्लेड पर लगे खून को पोंछा, तलवार को म्यान में रखा और अखाड़े से बाहर चला गया। उनके पद छोड़ने के बाद ही उनका प्रतिद्वंदी बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा और उठने में असमर्थ हो गया। एक और जीत, चाल से जीत। लगातार एक ही वार में जीत हासिल करने से दर्शक स्तब्ध रह गए। ये टीम बहुत मजबूत है। इतने सारे उस्ताद कैसे हैं? ऐसा लगता है कि सिर्फ कप्तान ही अपेक्षाकृत कमजोर है। वो रणनीतिज्ञ किस्म का व्यक्ति होगा, इसीलिए उसे सबसे आखिर में हटाया जा रहा है। शायद उसने सोचा होगा कि अगर मोर्चा अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया तो उसे लड़ना ही नहीं पड़ेगा, भले ही वे जीत जाएं। लेकिन यही सच है। उनके सभी साथियों ने एक ही चाल में खेल खत्म कर दिया। क्या वो इससे भी बेहतर कर पाएगा? अफसोस, वेस्ट ग्रुप 5 का तो काम तमाम हो गया। 4 के मुकाबले 1 से हार। भीड़ में चर्चा की गहमा गहमी थी। सबकी निगाहें लक्ष्य की ओर टिकी हुई थी। यहां तक कि गोपाल और अन्य लोगों की आंखों में भी गर्व की झलक थी, ये सोचकर कि हालांकि लक्ष्य कप्तान और मजबूत था, लेकिन वो शायद उन्हीं की तरह होगा, ज्यादा से ज्यादा एक ही चाल में काम खत्म कर देगा। लक्ष्य बेशक लोगों की मानसिकता को समझते थे, और यहां तक कि अपने टीम के साथियों की मानसिकता को भी। इन चुने हुए लोगों का कप्तान होना वास्तव में आसान काम नहीं था। अगर वो खुद को दूसरों से अधिक मजबूत साबित नहीं कर पाता तो उसे उनका सम्मान नहीं मिलता। इन तीनों लड़कों द्वारा अपने विरोधियों को एक ही चाल में हरा देना भी उसके लिए एक तरह का प्रदर्शन था। हालांकि ये ज्यादातर मजाक के तौर पर था। वे अब भी लक्ष्य की ताकत पर विश्वास करते थे, लेकिन लक्ष्य हार नहीं सकता था। कप्तान तो कप्तान होता है। अगर वह अपने साथियों से हार जाता तो क्या होता? धीरे धीरे वो मंच पर पहुंचा, जहां विपक्षी टीम का कप्तान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने लक्ष्य को घृणा भरी निगाहों से देखा और कहा, बच्चे, तुम्हारी किस्मत वाकई कमाल की है कि तुमने इतने ताकतवर साथियों का समूह इकट्ठा कर लिया है। तुम तो बस इंसानी ताकत पर निर्भर रहने वाले कुत्ते हो। शेर की खाल को झंडे की तरह इस्तेमाल करने वाले धोखेबाज हो। ताकत के मामले में तो तुम उस टीम में सबसे नीचे ही होगे, है ना? लक्ष्य ने उदासीनता से कहा, इस सब बकवास का क्या मतलब है? तुम तो पहले ही हार चुके हो। अभी हारने का मतलब हमेशा के लिए हारना नहीं है। मैं नए साथी भर्ती कर सकता हूं और वापसी कर सकता हूं।
बस मेरे चुनौती देने का इंतजार करो। लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी जगह पर डटे रहो। बिना ताकत वाला कप्तान आखिरकार मैदान से बाहर हो जाएगा। ऐसा मत करना कि मेरी वापसी के बाद पता चले कि कप्तान बदल गया है। आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपकी जीत पक्की है? बेशक, एक ही चाल काफी है तुमसे निपटने के लिए। अपना हथियार निकालो। इतना कहकर कप्तान ने एक भाला निकाला और दो अलग अलग मुद्राएं बनाई। मैं आपको बता दूं कि हमारी पांचवी टुकड़ी यूं ही मशहूर नहीं है। लक्ष्य ने बस अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए। मुझे तुमसे निपटने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है। अब तुम ही आगे बढ़ो। हा हा हा, कितना घमंडी है। मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो बिना हथियार के मेरा सामना कर सके। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो, तो मेरे पास तुम्हारी इच्छा पूरी न करने का कोई कारण नहीं है। अपने घमंड की कीमत चुकाओ। कप्तान का भाला लहराया और ठंडी रोशनी की चमक बिखेरी। उसने जमीन पर पैर पटका और लकड़ी का मंच मकड़ी के जाले की तरह फट गया। उसका शरीर खरगोश पर झपटने वाले चील की तरह ऊपर उठा और हवा में ही लक्ष्य पर वार किया। किसी कुशल कलाकार की क्षमता उसके पहले ही कदम से स्पष्ट हो जाती है। बस इस एक कदम को देखकर, इस गति को देखकर मंच के नीचे मौजूद लोग पल भर में शांत हो गए। लक्ष्य की टीम के सदस्यों के चेहरे भी गंभीर हो गए। मीरा ने मन ही मन सोचा, अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से हुई होती तो मैं निश्चित रूप से हार जाती। किंग शाह आश्चर्यचकित होकर बोला, अगर मेरा उससे सामना हो जाता तो मेरे जीतने की संभावना बहुत कम होती। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ, वरना मेरी बदनामी हो सकती थी। जियान ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को धीरे से थामते हुए कहा, यह व्यक्ति एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन फिर भी मेरे बराबर नहीं है। यहां तक कि लक्ष्य के लिए भी उसे एक ही वार में हराना शायद असंभव है। चेतन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने अपने लोहे के घुड़सवार भाले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। बाकी लोग ध्यान से देख रहे थे। सभी को यकीन था कि लक्ष्य विरोध नहीं कर पाएगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसने अभी तक अपने पहले स्तर की डांटियन ची को संपीड़ित भी नहीं किया था। सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि लक्ष्य कब अपनी चाल चलेगा, वो कैसे चलेगा, वो बचाव के लिए किस हथियार का इस्तेमाल करेगा, वो प्रतिद्वंद्वी के बाद के हमलों का सामना कैसे करेगा। आखिरकार ये भाले का वार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और इसमें अनगिनत विविधताएं थी, जिससे इसे रोकना वास्तव में मुश्किल था। लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए लक्ष्य वही खड़ी रही, बिना एक भी मांसपेशी हिलाए। उनके बीच की दूरी कम होती गई। भाले की ठंडी चमक लगभग लक्ष्य की त्वचा को भेद रही थी। फिर भी लक्ष्य टस से मस नहीं हुआ। भाई लक्ष्य, आप क्या कर रहे हैं? मीरा सबसे पहले चिल्लाई। वो सचमुच अपने उस बड़े भाई का सम्मान करती थी, जिसने संकट के समय उसकी रक्षा की थी। उसे परिवार का सदस्य मानती थी। लक्ष्य को बेसुध देखकर उसका मन किया कि वो मंच पर चढ़कर उसे बचा ले। लक्ष्य आखिर क्या कर रहा है? किंग शाह ने सोचा। जियान और चेतन ने भी थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। अगर उसने अभी बचाव नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। बाकी लोग तो और भी ज्यादा सतर्क थे। कुछ लोग चुपचाप अपनी आंखें ढक रहे थे, क्योंकि वे अखाड़े में खून खराबे वाला दृश्य नहीं देखना चाहते थे। कप्तान ने लक्ष्य को हिलते डुलते न देखकर हैरानी जताई, लेकिन उसके मन में जानलेवा इरादा जाग उठा। उसने सोचा, तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो, इसलिए मुझे दोष मत दो। मैं तुम्हें एक ही वार में मार डालूंगा और कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। आखिर तलवारों की आंखें तो होती ही नहीं। अगर वो बचकर नहीं निकलता तो वो किसे दोष देता? उसने और अधिक बल लगाया और अनगिनत भाले की परछाइयां एक में सिमट गई और सीधे लक्ष्य के दिल की ओर निशाना साधा। उसका शरीर हवा में धनुष की आकृति में सिमट गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक ही वार में लक्ष्य को खत्म करने की कसम खाई। लोग सांस लेना भूल गए। मुंह खुला रह गया।
मंच पर हो रही स्थिति को देखते हुए। तभी लक्ष्य हिल गई। उसका शरीर नहीं हिला, नहीं उसके हाथ पैर। वो अभी भी पीठ के पीछे हाथ बांधे वही खड़ा था। केवल उसकी भौहें ही हिल रही थी। उसकी भौहें फड़क उठीं और उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गई। इस तरह की सरल चाल को कम मत आकिए। इस समय तक लक्ष्य पहले ही 2 चालें चल चुका था। पहला वार उसका मानसिक आघात था। जैसे ही प्रतिद्वंदी पास आया, लक्ष्य का मानसिक आघात फूट पड़ा और सीधे उसके मस्तिष्क पर प्रहार किया। यह दाव लक्ष्य की खासियत थी। प्रतिद्वंदी इस समय पूरी तरह से एकाग्र था। लक्ष्य के शरीर में होने वाले बदलावों का अनुमान लगा रहा था, लेकिन वो मानसिक आघात से खुद को बचा नहीं सका और लक्ष्य के वार का शिकार हो गया। पल भर में कप्तान का दिमाग सुन्न हो गया। उसका मुंह खुला रह गया। उस क्षण लक्ष्य की आकृति धुंधली हो गई और वो लक्ष्य की सटीक स्थिति का पता भी नहीं लगा सका। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि दूसरी घटना घटित हो गई। लक्ष्य लगातार अपनी दूसरी चाल, गुरुत्वाकर्षण, का प्रयोग करता रहा। लक्ष्य के अंधकारमय तारे पर, उसके दांतियान पेट के भीतर गुरुत्वाकर्षण विद्यमान था। कभी कभी लक्ष्य के लिए अपने हाथों से गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता था, लेकिन यदि वह चाहता तो गुरुत्वाकर्षण सर्वव्यापी हो सकता था। वो आमतौर पर अपने दांतियन पेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अक्सर कई चीजों को अपनी ओर खींच लेता था, और अगर धूल और गंदगी उसके कपड़ों पर गिरती तो वे बहुत गंदे हो जाते। इसलिए लक्ष्य हमेशा अपने हाथों का इस्तेमाल करता था। इस बार उसने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया। उसने केवल थोड़ी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग किया, जिससे प्रतिद्वंद्वी का भाला धीरे से बाईं ओर खिंच गया और अपनी मूल दिशा से भटक गया। एक कहावत है, एक चूक भी 1 मील के बराबर होती है। अगर भाले की नोक चूक जाती तो वो लक्ष्य को नहीं लगती। अगर वो सामने से वार नहीं कर सकती तो पीछे से वार करने पर तो उसे छू भी नहीं सकती थी। कप्तान अत्यधिक जड़त्व के साथ हवा से नीचे की ओर झपटा और फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी की आंखों को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही वो लक्ष्य के पास पहुंचा, उसने वही मुद्रा बनाए रखी। मुंह चौड़ा खुला हुआ था, लेकिन भाले की धार लक्ष्य को छूते हुए निकल गई। फिर भाले का डंडा भी लक्ष्य के पास से गुजरा और उसके पीछे वो आदमी भी आ गया। दोनों लगभग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। फिर भी कप्तान के जोरदार हमले से लक्ष्य के शरीर के एक बाल तक को भी चोट नहीं पहुंची। यदि उस समय उसका दिमाग साफ होता तो शायद वो भाला वापस खींचकर जवाबी हमला कर पाता, लेकिन मानसिक आघात से ग्रस्त होकर उसके विचार रुक गए थे। अपनी गति को बरकरार रखते हुए, भाले से जोरदार हमला करने की मुद्रा बनाए रखते हुए, कप्तान सीधे मंच से नीचे गिर पड़ा। धड़ाम! भाला जमीन में जोर से धंस गया। उसकी शारीरिक शक्ति वाकई बहुत ज्यादा थी। जमीन कठोर लकड़ी की थी। फिर भी भाला 1 मीटर गहराई तक धंस गया। फिर उसका शरीर जोर से भाले की पूंछ से टकराया। भाले की पूंछ का सिरा भी नुकीला था, जिसने सीधे उसके पेट को भेद दिया। तुरंत ही खून के छींटे उड़ गए। उसका शरीर भाले से छेद दिया गया और फिर वो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। आह! तभी सिर और शरीर में एक साथ असहनीय दर्द होने पर कप्तान दर्द से कराह उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। हालांकि लक्ष्य ने मानसिक आघात और गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग किया, लेकिन सबको ऐसा लगा जैसे उसने शुरू से अंत तक एक उंगली भी नहीं हिलाई हो। मूर्ख कप्तान ने अपने भाले को पकड़े हुए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रहार किया, फिर खुद मंच से नीचे गिर गया और भाला उसे जमीन पर जकड़ कर रख दिया। अन्य लोगों ने एक ही चाल में लड़ाई खत्म कर दी, लेकिन लक्ष्य को एक भी चाल चलने की जरूरत नहीं पड़ी। यह सीधा नॉकआउट था। क्या हो रहा है? क्या वेस्ट फिफ्थ स्क्वाड का कप्तान पागल हो गया है? वो अचानक नीचे क्यों गिर गया? हे भगवान! मैंने अभी क्या देखा? इसने तो मेरी सारी समझ ही उलट दी।
क्या ये अभी भी मार्शल आर्ट के दायरे में आता है? ये बहुत डरावना है। ये जादू टोना ही होगा। ये जादू टोना ही होगा। मैंने उस सुबह सुना था कि कप्तान ने वेस्टथर्ड स्क्वाड को कुछ भी हासिल न करने का श्राप दिया था और उन्हें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लक्ष्य ने शांत भाव से पीछे मुड़कर मंच से नीचे उतरकर कप्तान के पीछे आकर एक हाथ से भाले से जमीन पर जकड़े हुए शरीर को उठाया। हालांकि उसके पेट में छेद हो गया था, लेकिन घाव किसी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं था। उसे बहुत खून बहा, लेकिन यह जानलेवा नहीं था। आराम करने से वो ठीक हो सकता था। लक्ष्य ने औषधि की बोतल गिरा दी और आह भरते हुए कहा, क्यों परेशान होना? बोलने के बाद लक्ष्य ने समीर की ओर देखा। स्टुअर्ट टोंग, क्या हम जीत गए? क्या अब हम जाकर तारा क्रिस्टल इकट्ठा कर सकते हैं? आह आह, तुम जीत गए। अब तुम जा सकते हो। समीर चौंक गया और स्वाभाविक रूप से लक्ष्य के प्रति थोड़ा डर महसूस करने लगा। इसके बाद लक्ष्य अपनी टीम के पास लौटा और अपने अचंभित 4 साथियों से बोला, तुम अभी भी मूर्खों की तरह वहां क्यों खड़े हो? हम यहां तारा क्रिस्टल इकट्ठा करने आए हैं, खाली खाली घूरने नहीं। चलो चलते हैं। इतना कहकर लक्ष्य अकेले ही आगे बढ़ गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ कदम चलने के बाद लक्ष्य पीछे मुड़ा और चिल्लाया, अब और ध्यान मत भटकाओ। चलो चलें, कप्तान का आदेश है। तभी बाकी लोगों ने प्रतिक्रिया दी, जिनमें सबसे ज्यादा नाटकीय प्रतिक्रिया मीरा की थी। वो दौड़कर आई, अपने हाथ पैर हिलाती हुई, और लक्ष्य की पीठ पर कूद पड़ी। भाई लक्ष्य, ये जरूर कोई श्राप होगा, है ना? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा श्राप किसी बूढ़ी चुड़ैल के श्राप से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये कौशल है, अभिशाप नहीं। लक्ष्य अविचलित होकर मीरा को आगे ले जा रही थी। नहीं, नहीं, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। मैं आपको चूमना चाहती हूं। मीरा का व्यवहार अनुचित था। बिल्कुल नहीं, नीचे उतरो। लक्ष्य ने उसे 2 बार झटक दिया, लेकिन मीरा फिर भी उसके गाल पर चुंबन करने में कामयाब रही। जब मीरा सफल हो गई, तो उसने आज्ञाकारी ढंग से लक्ष्य की पीठ से उतरकर खुशी खुशी उसका पीछा किया। किंग शाह चुपचाप लक्ष्य के पास गया। बॉस लक्ष्य, अगर आप मुझे अपनी शाप देने की कला सिखा सकते हैं, तो मैं आपको एक चुंबन भी दे सकता हूं। धड़ाम। किंग शाह कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कोई कुत्ता गंदगी खा रहा हो। 5 लोगों का दल मधुमक्खी के छत्ते की ओर बढ़ा, जहां बड़ी संख्या में तारा क्रिस्टल उनका इंतजार कर रहे थे। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।